सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए एसएससी द्वारा मतलब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये बम्पर भर्ती निकाली गई है जो कि हर साल आती है। और जो है ना इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी रहती है और साथ ही साथ डिग्री होल्डर के लिए भी। डिटेल में बात करेंगे, हर वैकेंसी के तह तक जाएंगे और मिनिमम से मिनिमम जो माइन्यूट चीज़ें रहती हैं सबको डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो भर्ती होने वाली जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप डेट्स वगैरह देख लो। सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ कर्मचारी चयन आयोग की है कि नहीं। ये देखो कर्मचारी चयन आयोग का एक बड़ा सा लोगो, ठीक है, भारत सरकार, ये सब आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन। तो इसकी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब इसमें आप डेट्स वगैरह देख लो। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 28 तारीख से चालू होकर 18 अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। तो 18 अप्रैल के पहले आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसका सीबीटी होने वाला है, जो पहला होने वाला है पेपर 1, वो आपका 4 तारीख से लगा के 6 तारीख के बीच में होगा। कब की? ये आपकी जो है ना वही जून में होने वाला है, 4 जून से 6 जून के बीच में। तो मतलब कि आपकी वही 2-3 दिन का रहेगा। फिर इसके बाद जो है ना जो सीबीटी दूसरा पेपर होगा उसके बारे में अभी डेट नहीं बताई गई है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज़, ये पहले नहीं होती थी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई तकलीफ आ रही, भरने में कुछ हो गया है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हो। ये देखो टोल फ्री नंबर इन्होंने दे रखा है, आप चेक करके देखना ये टोल फ्री नंबर काम करता कि नहीं। और काम नहीं करता तो एक बार कमेंट जरूर करना, फिर इनको टैग किया जाए कि मामला थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। दो तो काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं दो, है कि नहीं। अब देखते हैं कि क्या है इसमें जो भर्ती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो भी भर्ती होने वाली हैं वो आपकी जो है ना सारी की सारी क्लास बी की भर्ती होने वाली है। नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी। पे लेवल 6 का वेतन, जिसका मूल वेतन 35,400। सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी जो पड़ेगी करीब 50,000 रुपये प्रति महीने से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। पे मैट्रिक्स 7 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आपकी जो है ना एक अच्छी सैलरी है, ग्रुप बी की नौकरी है, पे लेवल 6 का वेतन, और क्या चाहिए भैया, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए आगे देखेंगे। इसके अलावा जो आपके गवर्नमेंट सुविधा देती है वो चीज़ें अलग से रहती है। जो सैलरी मैंने बताई आपकी 50,000 के आसपास तक रहने वाली है। देखिए जो सबसे ज़्यादा भर्ती हैं इसमें, वो भर्ती हैं आपके बॉर्डर रोड, बीआरओ के नाम से इसे जाना जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसा कि नाम भी पता है आपको, जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या कोई नगर पालिका रोड नहीं बना सकती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती है, सुरंगें नहीं बना सकती, तो वहाँ पर ये बीआरओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे हिली एरिया होगा, पहाड़ी एरिया होगा, अटल टनल होगी, किसने बनाई? बीआरओ ने बनाई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना बीआरओ बनाता है। अब जब बीआरओ बनाए तो इंजीनियर्स की भी तो ज़रूरत रहेगी, तो इसी के लिए आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो इसमें जो सी का मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए, आप यहाँ से चेकआउट कर लो। ये जेई सी का मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और जेई E&M मतलब कि आपके हो गए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो जेई सिविल के लिए आप जाहिर सी बात है कि आपके पास में जो है ना सिविल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास में डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है तो साथ ही साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो डिग्री होल्डर वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करके रखा है तो आप फॉर्म भरो, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। बट इन द केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होता रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो क्रूशियल डेट है, तो उसके पहले आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो ये ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए उम्र सीमा की बात करते चलते हैं। अप टू 30 ईयर्स मतलब कि 30 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी हो, जैसे SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, तो आपके लिए अलग से छूट रहेगी। जैसे कि OBC वालों को 3 साल की रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 साल की छूट रहेगी, ठीक है। SC ST वालों को 5 साल की छूट रहेगी, भूतपूर्व फौजियों को भी छूट रहती है। तो ऐसे बच्चों के लिए छूट का प्रावधान है, तो उनकी उम्र आप 30 से और ज़्यादा जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो BRO में ये भर्ती हो गई, ठीक है। सेम लाइकवाइज मैकेनिकल वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का भी है कि अगर आपके पास में डिग्री है तो ठीक है, मतलब बीटेक है आपके पास में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो आप फॉर्म भर दो। डिप्लोमा है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और देखिए डिप्लोमा जो भी है ये या डिग्री जो भी है ये सब आपका जो है ना, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस मोड से आपका हो गया, इग्नू से आपने कर लिया, वो इसमें मान्य नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे मैं बात करूँगा। अब देख लेते हैं जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। इसमें क्या है कि आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा ही मांगा गया है। इसमें कहीं इन्होंने आपकी डिग्री या बीटेक होल्डर की बात नहीं करी है, और इसमें आपको जो है ना एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। डिग्री वाले इसमें नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना डिग्री होल्डर्स ख़त्म हो गए तो डिप्लोमा होल्डर्स आ गए, तो आपके पास में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया, और अप टू 30 साल तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं,
ठीक है। तो ये अब ज़रूरी चीज़ें आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रल वाटर बोर्ड में जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसमें मैकेनिकल के लिए और जो है ना सिविल के लिए दोनों के लिए वैकेंसी है। अब इसमें अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप इसमें भाग ले सकते हो और इसमें भी एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और अप टू 30 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे जाना माना है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे आप CPWD कहते हो, इसमें जो है ना इलेक्ट्रिकल वालों की भर्ती और जो है ना सिविल वालों की भर्ती, मैकेनिकल वालों की नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से देख सकते हैं जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, जेई मैकेनिकल के लिए और जेई सिविल के लिए। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो देखिए जो जेई इलेक्ट्रिकल है इसके लिए भी मैकेनिकल वाले भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो दोनों ही इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो तो आप जेई इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और सिविल के लिए तो आपके पास में सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और अप टू 32 साल तक, बाकी सब में उम्र सीमा 30 साल है, लेकिन इसमें CPWD के लिए उम्र सीमा 32 साल रखी गई है। क्योंकि भाई देखिए आप देख सकते हो जैसे BRO हो गया, BRO कहाँ जाके पहाड़ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर साहब उम्रदराज लोगों को ले लेंगे तो कैसे काम हो पाएगा। लेकिन CPWD क्या कि आसपास की नगर निगम की सड़कें बनवाना है, आसपास का काम करना है, तो जो ना CPWD आराम से देख सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ी उम्र ज़्यादा है आप देख सकते हो काम, ठीक है। आप समझ सकते हो उम्र सीमा शायद इसीलिए मेरे हिसाब से बढ़ा दी गई। बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन में उम्र सीमा 30 है, लेकिन CPWD के लिए 32 रखी गई है और इसमें भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, आप यहाँ से देखो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए क्या है कि आपके पास में 2 भर्ती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वाले में सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म भर रहे हैं और सिविल के लिए तो सिविल वाले ही फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें जो है ना मैकेनिकल के लिए भर्ती नहीं है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में अप टू 30 साल का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। और जो BRO की वैकेंसी थी बच्चों, उसमें सिर्फ लड़के ही भाग ले सकते थे, लड़कियाँ नहीं ले सकती। अब इसमें देख लो, इसमें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास में DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है ना जेई मैकेनिकल के लिए और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए भर्ती। इसमें क्या डिग्री वाले भी फॉर्म भर पा रहे हैं, ठीक है। और जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। लाइकवाइज सेम अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, तो डिग्री वाले मतलब BTech होल्डर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया है और 30 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो अपना अगला है फ़र्क का वैरेज में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों की भर्ती है। तो डिप्लोमा होल्डर्स दोनों फॉर्म भर पा रहे, डिग्री होल्डर्स इसमें नहीं भर पाएंगे। अप टू 30 साल तक के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, इसमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। काफ़ी पॉपुलर ये डिपार्टमेंट रहता है। तो सबसे पहले सिविल वाले की भर्ती है, तो डिग्री वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और जो ना जिनके पास में डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और ENM के लिए बात करें तो आपके पास में डिग्री है इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, या 3 साल का डिप्लोमा तो भी फॉर्म भर सकते हो। बट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है और अप टू 30 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। अब लास्ट का बचा आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO के नाम से जिसे जानते हो, सिविल इंजीनियर की भर्ती है। डिप्लोमा वाले इसमें भाग ले सकते हैं, अब तो 30 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। तो ध्यान से आप देखिएगा, अगर जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है तो डिप्लोमा वाले फॉर्म भरना है, जिसमें डिग्री मांगी डिग्री वाले। कई में ऐसे है कि डिग्री वाले भी भर दो डिप्लोमा वाले भी भर दो, तो आप उचित समझे जिस पोस्ट के लिए आप देख लीजिएगा अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग वाले इसमें बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बट अगर आपने 2009 या 2010 से, ठीक है, इसके पहले अगर आपने जो ना कोई आपने डिस्टेंस मोड से भी आपने कोई ना डिप्लोमा वगैरह करके रखा है, डिग्री करके रखी, तो वो मान्य है। 2010 के बाद से कोई भी डिग्री डिप्लोमा डिस्टेंस मोड से मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो 2010 से पहले वाले हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, डिग्री मोड वाले भी, और बाकी सबका सब जो है ना रेगुलर मोड से आपने जो है ना डिप्लोमा या फिर डिग्री करी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, उनके बारे में यहाँ से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक ये प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कि जो है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो आपके क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म ले सकते हो, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपकी जो है ना जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है,
ठीक है। तो उस तिथि तक आपके पास में इसेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए, आपका रिजल्ट जो है ना आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब कहने का सीधा सीधा ये हुआ कि अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो जिन्होंने अभी फॉर्म भैया इस सेशन में चालू करेंगे वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मैं आगे आपको क्रूशियल डेट आगे बताऊँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर लीजिएगा। अब थोड़ा सा वैकेंसी देख लो, किस डिपार्टमेंट में कितनी है। सबसे ज़्यादा बीआरओ भर्ती है। बीआरओ आप यहाँ से चेकआउट करो, देखो कितनी सारी भर्ती है। एससी के लिए ये जो आपको बीआरओ में बता रहे हैं, ये बीआरओ में जो है ना सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों के एक साथ ही देख लो ताकि आपको जो ही कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। तो बीआरओ में आप यहाँ से चेकआउट कर लो दोनों पोस्ट के, मतलब सिविल इंजीनियर वालों के लिए और ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ देख सकते हो ये वैकेंसी है। और सिविल वालों के लिए देखो एकदम बम्पर भर्ती है यहाँ पर जो है ना, हर कैटेगरी में बम्पर भर्ती है। सिर्फ सिविल वालों के लिए बीआरओ में आप यहाँ से चेकआउट करो, देखो 432 वैकेंसी, मतलब कि इतनी भर्ती किसी में नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो बीआरओ के लिए, ठीक है, सिविल वाले हो, तो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से चांसेस हो जाएं कि आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें भर्ती इतनी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट आप देखोगे तो उतनी भर्ती नहीं है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जिस डिपार्टमेंट का आप चुनाव कर रहे हो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो CPWD में मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आप जो है ना CPWD में ही इलेक्ट्रिकल वालों की भर्ती है 121। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन में जो आपका सिविल के लिए 120 वैकेंसी है, और बाकी सब में वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं। ठीक है, आप यहाँ से वैकेंसी देख सकते हो। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं, कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बच्चे अगर आप बीआरओ के लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इन बीआरओ, तो अगर आप बीआरओ में फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो ना फिजिकल मेडिकल भी रहेगा। तो उसके लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो हमें कमेंट करना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दें कि फिजिकल वगैरह में आपका क्या रहेगा। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट वगैरह क्या रहेगा, क्या आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उस सब के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे बीआरओ वालों के लिए। तो अगर आप बीआरओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ज़रूर बताना। और बीआरओ के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़के ही भाग ले सकते हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड फॉर द जूनियर इंजीनियर इन द बीआरओ। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लड़के ही भाग ले सकते हैं, बाकी सारे पोस्ट में लड़कियां भी भाग ले सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारत का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, फॉर्म भर सकता है, नौकरी कर सकता है। ठीक है, उम्र सीमा की मैं यहाँ से बात कर लूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे पोस्ट डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ जो है ना एक ही ऐसे पद था जो कि जूनियर इंजीनियर आपका CPWD में था, जिसमें 32 साल की उम्र रखी गई है, बाकी सब में 30 साल। तो आप देख सकते हो कि 30 साल वाले हो तो आपकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में पड़नी चाहिए। CPWD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में पड़नी चाहिए, ये जनरल के लिए। रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको छूट मिल जाएगी, जैसा कि आपके सामने लिखा है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल। तो इस प्रकार आपको छूट का प्रावधान रखा गया है, जो कि हर भर्ती में मिलता है। अब देखिए हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके काम की है। अब ये भूतपूर्व फौजियों के बारे में दे रखा था, उसके बारे में हम उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर कोई भूतपूर्व फौजी अप्लाई कर रहा है तो कमेंट करें, तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जनरल मास के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन का आपका सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट वाला होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का आप लगाना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको जो है ना दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो अगर आप जो है ना इसमें अप्लाई कर रहे हो EWS के तहत, तो अपना सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला बनवा लो। ठीक है, देखिए 2 वेबसाइट है, एक पुरानी वाली एक नई वाली। तो नई वाली है ये www.ssc.government.in, इस पर जाकर फॉर्म भरना। ये जो है ना पुरानी वाली ssc.nic.in ये काम नहीं करेगी। ठीक, नई वाली कौन सी है, government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 18/4/2024। तो आपको जो है ना लास्ट डेट जो है ना इसका ध्यान रखना है, और इससे जो है ना आपका डिले नहीं होना, ताकि कोई आपको समस्या ना हो जाए। फॉर्म फीस की बात करें तो 100 रुपया है, और लड़कियों से SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड और भूतपूर्व फौजियों से कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो देखो SSC की फॉर्म फीस वैसे भी कम ही रहती है। ठीक है, अब देखो अगर आपका फॉर्म भर जाए और फिर लगे कि कोई गलत हो गया, तो करेक्शन विंडो मिलती है SSC में, 2 दिन का समय रहता है, 22 तारीख और 23 तारीख, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। लेकिन अगर आप करेक्ट करते हो ना इसमें, तो आपके पैसे भी लगते हैं, 200 रुपये क्रमशः लगेंगे। फिर अगर गड़बड़ किया दोबारा सबमिट करते हो तो 400 रुपये लेंगे, 400 नहीं 500 लेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो, सिंगल टाइम का 200, अगर और ज़्यादा करते हो करेक्शन करते हो तो 500 रुपये आपका लगेंगे, जो करेक्शन विंडो आती है उसमें।
ठीक है। और जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं ये अराउंड द इंडिया रहेंगे, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात आपकी नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखो 2 पेपर होंगे, ठीक है, ये दोनों पेपर, और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो दोनों पेपर के नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि आप, और दोनों में ही निगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं है कि दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक में है एक में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोनों में निगेटिव मार्किंग है और जो है दोनों की मेरिट ही जोड़ के आपके बनाई जाएगी। तो आपको बम्पर प्रदर्शन करना है दोनों में ही, ठीक है। और ये दोनों को दोनों आपके जो है CBT होने वाले हैं, कंप्यूटर पर आपके लिए जाएंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर 1 में आपका क्या रहेगा। पेपर में आपका CBT होने वाला है। और देखिए जनरल, आप यहाँ से देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपकी जो है ना 50-50 की हो गई, ठीक है। और जो ना इसके बाद जो आपका डिग्री से रिलेटेड है, जो पर्टिकुलर आपने जो ना डिग्री या डिप्लोमा से रिलेटेड है आपका, ठीक है, वो प्रश्न रहेंगे। देखिए सिविल वालों का सिविल में रहेगा, और जो ना इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल का, तो मैकेनिकल वालों का जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए, ठीक है। इसका सिलेबस में आगे आपको बताऊंगा। ये 100 प्रश्न आएंगे 100 अंकों का, और आपको समय रहेगा 2 घंटे का। बात समझिए, ये आपका पेपर 1 की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में सिर्फ आपका जो ना, जो आपका ट्रेड, जो आपका ब्रांच स्पेसिफिक है, जिसमें आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल में तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल का, सिविल का तो सिविल का, सिर्फ आपको उसी को हैंडल करना है। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का आपका होने वाला, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का। और इसमें निगेटिव मार्किंग मैं बताऊँ, इसमें निगेटिव मार्किंग जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न 3 अंकों का गलत करोगे तो 1 नंबर काट लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, पेपर 2 में थोड़ी सी ज़्यादा निगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से ही दीजिएगा। टोटल 2 घंटे का आपका समय रहेगा, निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। पेपर जो आपका है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका रहेगा, ठीक है। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग 0.25 की, पेपर 2 में आपकी निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो आपका पेपर रहेगा, ठीक है, उसमें पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 जो सबसे स्पेसिफिक है, उसमें आप स्लाइड रूल, मतलब कि अपने जो पटरी वगैरह है, ठीक है, लॉगरिथम टेबल, ठीक है, और स्टीम टेबल फॉर पेपर 2, ये चीज़ आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप टेबल वगैरह है, लॉगरिथम टेबल वगैरह है, और जो है ना आपकी पटरी स्केल वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो है ना आप लेके जा सकते हो पेपर 2 में, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना पेपर 1 में अलाउड नहीं है। अब हम देख लेते हैं पेपर 1 का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 में सबसे पहले आपकी जो ना रीजनिंग वगैरह थी, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आपका सिलेबस। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपका ये रहने वाला है। अब इसके बाद जो है ना आपका जो सेपरेट आपका थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा सिविल इंजीनियरिंग वालों से, ये पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और जो ना मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ से दिख रहा है। देखिए जो पेपर 1 रहेगा उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन जो आपका पेपर 2 स्पेसिफिक वाला है उसमें तो आपको पूरा डीप से पूछा जाएगा, अच्छे से पूछा जाएगा, ठीक है। तो तैयारी आपको बम्पर करनी है, ठीक है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि दोनों के नंबर ही जुड़ेंगे। अब यहाँ से पेपर 2 का आपको डिटेल सिलेबस यहाँ से दिख रहा होगा, तो आप पेपर 2 का भी डिटेल सिलेबस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको यहाँ सिलेबस मिल रहा है। हम इसमें जो है ना आपको अलग अलग करके नहीं दिखाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आपको अलग से चाहिए तो आप अलग से एक बोलो, कमेंट करो, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल सिलेबस इसका जो है ना पेपर 2 वालों का, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाना तो कुछ चीज़ें लेके ज़रूर जाना, जैसे कि जो एडमिशन का सर्टिफिकेट आएगा वो लेके जाना, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना ID प्रूफ लेके जाना, और 2 आपकी कलर साइड जो कलर फोटोग्राफ होती है ना, पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ, वो आप जो है ना लेके जाना, और ID कार्ड, और जो ना एडमिशन सर्टिफिकेट जब एग्ज़ाम देने जाना तब। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी जो है ना फिर दिक्कत हो जाती है। अब ये यहाँ से देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा आपका, जैसे दोनों पेपर हो जाएंगे फिर इसके बाद जो है ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना उसके लिए बुलाया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी तब, ठीक है। अब देखो आपके जो रिटन एग्ज़ाम रहेंगे, तो जो आपका पेपर 1 है आप यहाँ से देख सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही मिनिमम आपको इतने नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तब आप जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए शामिल किए जाओगे। अनरिजन वालों को 30%, OBC वालों को 25%, और बाकी SC ST वालों को 20%, ठीक है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से देखिए जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट
बनाई जाएगी। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं और जो है ना डिस्कस अगर ना हो तो बाद में जो है ना बच्चों को छोटा छोटा कमेंट के लिए जो है ना भटकना पड़ता है। लेकिन आप हमारे चैनल पे आ गए हो तो ऐसा कुछ आपका भटकाव नहीं मिलेगा। अब काम की बात मैं यहाँ से और बताऊँ, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर आप चाहते हो डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करना, और बीआरओ के फिजिकल मेडिकल के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो, बीआरओ के लिए जा रहे हो, तो क्या फिजिकल और मेडिकल रहेगा उसके लिए अगर आप चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना, दो हम सेपरेट वीडियो इसके लिए भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे अगली बार मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए वंदे मातरम।